प्रणाम दोस्तों। मेरे 2 दिन पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे मैंने वॉल्यूम 1 में सावरकर जी के 6 में से 3 मुख्य झूठों का खंडन किया था, जिसके साथ में टोटल 9 झूठों को मैंने अब तक डिबंक कर दिया है। ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उनके बाकी के जो 3 झूठ हैं जो बेहद घातक हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, उनका आज मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा। हर बार की तरह इस बार भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से इस वॉल्यूम 2 में सारी चीज़ों को समझाने वाला हूँ और अच्छे खासे सबूत भी देने वाला हूँ। इसी के साथ मैं पार्ट 2 के इस वॉल्यूम 2 को शुरू करता हूँ। चौथा झूठ जो सावरकर जी के बारे में फैलाया जाता है वो ये है कि उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में हिंदुओं की भर्ती करवाई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को धोखा दिया था जो आज़ाद हिंद फौज के साथ भारत आ रहे थे। इस मिथ्या का खंडन करते हुए मंगेश जोशी जी ने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है सावरकर्स हिंदू मिलिट्राइजेशन ड्राइव, मिथ्स एंड फैक्ट्स। इस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं चाहूँगा कि आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये शायद सावरकर जी पर लिखा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये जान लेना ज़रूरी है कि सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 में सावरकर जी ने अंग्रेज़ों की मदद करना चाह रहे थे, ये गलत है क्योंकि सावरकर जी ने प्रोविजनल और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक मेमोरियल सबमिट किया था 1938 में, यानी पोलैंड पर इन्वेजन से 1 साल पहले, जिसने यूके भी दूसरे विश्व युद्ध में आ गया था। इसका वर्णन एएस भिड़े की वीर सावरकर्स वर्ल्ड विंड प्रोपेगेंडा के पेज 33 पर मिलता है, जहां वो कहते हैं, हम भारत के निवासी ये डिमांड करते हैं कि प्रोविजनल और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि स्कूल और कॉलेज में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाए। कम से कम एक अप टू डेट मिलिट्री कॉलेज हर प्रेसिडेंसी में हो, ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए और आर्म्स एक्ट में सुधार लाने के लिए। इससे यह साबित हो जाता है कि वीर सावरकर दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी मिलिटराइजेशन पर जोर दे रहे थे, जब अंग्रेज़ों की मदद करने का कोई सवाल ही नहीं था। वीर सावरकर हमेशा से ही मिलिट्री स्पिरिट में मानते थे, जो साबित होता है उनके उस पत्र से जो उन्होंने काला पानी से अपने छोटे भाई नारायण सावरकर जी को 9 मार्च 1915 में भेजा था। सावरकर जी को इस बात की खुशी थी कि भारतीयों को यूरोप भेजा जा रहा था मिलिट्राइज करके पहले विश्व युद्ध में। सावरकर जी कहते हैं, यह जानकर मेरे हृदय को तसल्ली मिलती है कि हिंदुस्तानी सेना हज़ारों की संख्या में यूरोप गई और दुनिया की सबसे बढ़िया सेना के साथ लड़ी। शुक्र है कि हिंदुस्तान में आज भी मर्दानगी है। यह खत सावरकर जी ने रिहाई से 9 वर्ष पहले लिखा था, जिससे यह बात समझ में आ जाता है कि वो सिर्फ अपनी रिहाई के लिए दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। ये क्लेम ही एक बहुत ही बड़ा फालतू सा बकवास है। यहाँ तक कि सावरकर जी ने यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को 23 अप्रैल 1939 को एक पत्र लिखा अंग्रेज़ों से भारत की स्वतंत्रता की वकालत करते हुए, जिसका वर्णन वर्ल्ड विंड प्रोपेगेंडा के पेज 91 पर मिलता है। सावरकर जी लिखते हैं, इफ़ यू नोट टू हिटलर एक्चुएटेड बाय डिसइंटरेस्टेड ह्यूमन एंग्जाइटी फॉर सेफ गार्डिंग फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी फ्रॉम मिलिट्री एग्रेशन। मैं चाहूँगा कि ब्रिटेन भी अपना आर्म डोमिनेशन हिंदुस्तान से हटा दे और उसको एक खुद का संविधान बनाने दे। हिंदुस्तान जैसे महान देश इतना इंटरनेशनल जस्टिस क्लेम कर ही सकता है। सावरकर जी के आलोचकों को ये बात समझानी चाहिए कि एक ब्रिटिश टूज, जैसा वो सावरकर को कहते हैं, भला क्यों यूएस प्रेसिडेंट से कह रहे थे यूके को हिंदुस्तान से अपना आर्म डोमिनेशन हटा लेने के लिए। 1940 में हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट के रूप में वीर सावरकर बोले, अंग्रेज अब सेना शक्ति को बढ़ा रहे हैं सिर्फ अपनी मदद के लिए, ना कि हमारी मदद के लिए। हम भी इस युद्ध में भाग ले रहे हैं, अंग्रेज़ों की नहीं बल्कि खुद की मदद के लिए। वो आगे कहते हैं, पहले हथियार चलाना सीखो, फिर समझ जाना कहाँ और कैसे उनका इस्तेमाल करना है। सावरकर जी ने यह भी कहा कि हमारे लक्ष्य है कि इस युद्ध से हम हिंदुओं का सैन्यकरण कर रहे हैं ताकि वो स्वतंत्रता हासिल कर सके और उसकी रक्षा कर सके। 28 मई को वीर सावरकर का जन्मदिन होता है। 25 मई 1941 को अपने 58th जन्मदिन पर वो एक संदेश दिए थे देश को, जो हिस्टोरिक स्टेटमेंट्स में अवेलेबल है। सावरकर जी बोले, ऐसा मौका आपको मिला है जिससे आप सबसे ज़्यादा अपनी मदद कर सकते हो। इस मौके का इस्तेमाल करो और हिंदुओं का सैन्यकरण करो। यह हो गया तो सब हो जाएगा, अगर ये मौका छूटा तो कुछ नहीं हो पाएगा। लिटराइजेशन के दौरान वो भाषण देते हैं कई सारे, जिनमें से कुछ का वर्णन पद्म भूषण धनंजय कीर अपनी पुस्तक वीर सावरकर के पेज नंबर 258 पर करते हैं। वहाँ पे सावरकर कहते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बंदूक उठाओ और उसे अपने दुश्मन की तरफ घुमाओ स्वतंत्रता के लिए। याद रखिए, स्वराज आपको कभी नहीं मिलेगा, भले ही आप पूरी दुनिया को कागज़ से ढक दो, लेकिन जब आपके कंधों पर राइफल होगी स्वराज भी आपको मिल जाएगा। कीर अपनी पुस्तक के पेज 259 पर भी लिखते हैं कि अंग्रेज़ और मुस्लिम लीग अच्छे से समझ रहे थे कि वीर सावरकर की मिलिट्राइजेशन का लक्ष्य क्या था। वो पॉलिटिक्स को मिलिट्री को देखकर सेना को अपनी तरफ, अपने क्रांति की तरफ में करना चाहते थे ताकि अंग्रेज़ को हरा सकें और अपने देश से भगा सकें। सोचने वाली ये बात आती है कि क्या वीर सावरकर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को धोखा दिया था। इसका वर्णन मिलता है जापानीज राइटर जॉर्ज ओसावा की पुस्तक में। वो इस बात का जवाब देते हैं जहाँ पे द टू ग्रेट इंडियंस इन जापान के पेज 48 पर वो बताते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के चीफ अकेले जाकर ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अपने देश प्रेम के लिए वह गलत रास्ता न चुने। चमत्कार हो जाता है और सावरकर की मिलिट्राइजेशन पॉलिसी दूसरे विश्व युद्ध में अपना आकार लेने लगती है। पद्म भूषण धनंजय कीर अपनी पुस्तक वीर सावरकर के पेज 350 पर यह भी बताते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 25 जून 1944 की रात को आज़ाद हिंद रेडियो पर कहा था कि जब पथभ्रष्ट राजनीति की सनक में कांग्रेस के नेता सैनिकों को भाड़े का सिपाही कहकर नीचा दिखा रहे थे, ये जानकर खुशी होती है कि वीर सावरकर बेखौफ भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने बोल रहे थे। सेना में भर्ती इन युवाओं से हमें आज़ाद हिंद फौज के लिए सिपाही मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा डेटा है जिसको मैं फिलहाल इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं सीरीज़ में आगे बताऊँगा। बहरहाल ये चीज़ लेकिन साफ हो जाती है कि मिलिट्राइजेशन का असली लक्ष्य क्या था।
हमेशा से ही ये झूठ फैलाया जाता है वीर सावरकर के बारे में कि गांधी हत्याकांड में उनका भी योगदान था। ये लेकिन अलग बात है कि कोर्ट ने पूरी तरह से वीर सावरकर को बरी कर दिया था। सोचने वाली बात यह है कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से वीर सावरकर को इस केस में फंसाया गया था। कौन कौन से वो लोग थे? उन लोगों में से एक था दिगंबर बड़गे। दिगंबर बड़गे गोडसे की गैंग का एक मेंबर था जिसने 20 जनवरी को गोडसे को छोड़ दिया था और उसकी गैंग को भी। लेकिन जब गांधी जी पर हमला किया गया तो उसके 12 घंटे के अंदर अंदर में ही पुलिस ने दिगंबर बड़गे को पकड़ लिया था। बड़गे से पुलिस ने ये वादा करवाया था कि अगर तुम सरकारी गवाह बन जाते हो तो तुम्हें आजीवन पेंशन मिलेगी, गाड़ी मिलेगी और सरकार की तरफ से रहने को क्वार्टर भी मिलेगा। बड़गे जाहिर सी बात थी इसके लिए हामी भर देता है। इसके बाद में बड़गे एक ऐसी टेस्टिमनी देता है जो आज भी सावरकर जी के खिलाफ में यूज़ करी जाती है। बड़गे ने यह गवाही दी कि गोडसे और आप्टे मिले थे सावरकर जी से हत्या से पहले, जहां वीर सावरकर ने कहा था कि यशस्वी होकर आना। हालांकि वीर सावरकर ने अदालत में इस आरोप का पूरी तरह से खंडन कर दिया था जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। बड़गे का नौकर शंकर बताता है कि नगरवाला बड़गे से पूछा करता था कि तुमने शंकर को बता दिया है ना कि क्या क्या बोलना है, और जेलर से कहना कि अगर बड़गे सब सिखा दे शंकर को तो उसको दारू दे देने को। शंकर आगे ये बताता है कि बड़गे ये सब कर रहा था अपनी खुद को की रिहाई के लिए और खुद को बचाए रखने के लिए। बड़गे ने जेलर के आगे मुझे थप्पड़ तक मारा था। बड़गे ने मुझे जो बोलने कहा मैंने वो सब बोल दिया था। इसका वर्णन द मैन हु किल्ड गांधी के पेज 319 पर मिलता है। वासुदेव बलवंत गोगटे जो हिंदू महासभा के एक मेंबर थे और नाथुराम गोडसे के एक दोस्त भी रहे थे, उनको भी बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया गया था, बिना किसी कसूर के भी, और उन पर जेल में बार बार जोर दिया जाता था कि वो वीर सावरकर का नाम ले। 1970 में वासुदेव गोगटे ने एक इंटरव्यू दिया जिसका ऑडियो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स में अवेलेबल है, जिसमें गोगटे कहते हैं कि मेरे डिटेंशन के दौरान एक बहुत बड़े सीआईडी ऑफिसर आए थे और चाहते थे कि मैं बोलूं कि वीर सावरकर ने मुझे इंस्पायर किया था हॉटसन पर हमला करने के लिए। मैंने मना कर दिया था क्योंकि वीर सावरकर को पहले से ही गांधी हत्याकांड में फंसाया हुआ था और हॉटसन की अगर मैं ऐसी गवाही देता तो इस तरीके से कड़ियाँ जोड़ी जा सकती थी कि सावरकर तो हमेशा से ऐसा करते आए हैं। लेकिन विदेशी गवर्नर पर गोली चलाना एक अलग बात है जिसका भारत पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन खुद के लीडर पर मारना एक अलग बात है। ये तो साफ था कि सरकार पूरी कोशिश कर रही थी सावरकर को गांधी हत्याकांड में फंसाने के लिए, यहाँ तक कि पुलिस गोगटे जैसे क्रांतिकारियों तक को नहीं छोड़ रही थी। इन आरोपों का खंडन करते हुए नाथुराम गोडसे ने खुद सामने से यह बात कही थी कि यह आरोप लगाया गया है कि वीर सावरकर ने मेरा मार्गदर्शन किया और यदि उनका प्रोत्साहन न होता तो मैं गांधीवध न कर पाता। मैं इस बात को अस्वीकार करता हूँ। यह आरोप मेरी संतुलित बुद्धि और मेरी समझ का अपमान है। यह सरासर झूठ है कि मैं किसी के हाथ की कठपुतली हूँ। सावरकर ने भी बिना कुछ छुपाए गोडसे और आप्टे के साथ अपने रिश्तों पर कई दलीलें दी। पहला वो बताते हैं, मैंने अग्रणी अखबार के लिए सतर्ज 15,000 रुपये का लोन दिया। मेरे अलावा अनेक विख्यात और धनिक हिंदू नेताओं ने भी अग्रणीय के शेयर खरीदे थे। इसमें सावरकर ने खासतौर पर जीडी बिरला के भाई जुगल किशोर बिरला का नाम भी लिया। मैं अग्रणी के अलावा विक्रम, फ्री हिंदुस्तान जैसे समाचार पत्रों को भी आर्थिक सहायता देता हूँ। दूसरी, अग्रणी की संपादकीय नीति गोडसे और आप्टे तय करते थे। मैं इसमें कभी दखल नहीं दिया, यहाँ तक कि मैंने कभी अग्रणी में कोई लेख भी नहीं लिखा। इसी वजह से गोगटे और आप्टे मुझसे गुस्सा थे। हिंदू महासभा के कार्य के कारण मेरा हजारों लोगों से संबंध था और गोडसे और आप्टे इन्हीं में से एक थे। चौथा, मुझ पर आरोप है कि गोडसे मुझ पर निष्ठा रखता था। अनेक अपराधी अपने धार्मिक गुरु के लिए आदर और निष्ठा रखते हैं। क्या इसके आधार पर उस अपराधी के अपराध के लिए उसके गुरु भी जिम्मेदार माना जाएगा? 1942 के आंदोलन में गांधी को अपना आदर्श मानने वाले उनके कई अनुयायियों ने भी हिंसात्मक कार्य किए थे। पांचवा, गोडसे और आप्टे नाक की सीध में चलने वाले लोगों में से नहीं थे। वह अपने विचारों के पक्के थे। हिंदू हित के कार्य में उनकी निष्ठा थी। वह खुद अगुवाई करने में समर्थ थे। वे किसी का आदेश मानने वाले लोगों में से नहीं थे। गोडसे और आप्टे ने समाचार पत्र में मुझे डॉक्टर मुंजे भोपटकर जैसे नेताओं को बूढ़े नेता कहकर धिक्कारा तक था। वीर सावरकर को फंसाने के लिए पुलिस ने एक और चाल चली थी। मई 1948 में पुलिस ने सावरकर को गोडसे आप्टे समेत आरोपियों के साथ बैठाकर एक ग्रुप फोटो खींचा। आज भी यह फोटो सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर देखा जाता है। इतना ही नहीं, पुलिस ने सावरकर के गोडसे, आप्टे और कड़कड़े के साथ पारिवारिक संबंध साबित करने की भी कोशिश की। पुलिस ने सावरकर की पत्नी यमुना बाई को, गोपाल गोडसे की पत्नी सिंधु, आप्टे की पत्नी चंपा और कड़कड़े की पत्नी सरस्वती के साथ बैठाकर एक सामूहिक तस्वीर भी खींची। वीर सावरकर ने बंबई के मजिस्ट्रेट के सामने इसकी तत्काल लिखित शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस को मजबूरन अदालत में यह कहना पड़ा कि उसने गांधी हत्याकांड के बाद अपने रिकॉर्ड के लिए तस्वीरें खिंचवाई थी। सावरकर अगर कोर्ट में शिकायत नहीं करते तो पुलिस की ये चाल भी कामयाब हो जाती। सावरकर जी को फंसाने के लिए सरकार इतनी ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि सरकार और खास करके पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर का यूज़ कर रही थी। पुलिस को किसी भी तरह यह साबित करना था कि वीर सावरकर ही गांधी हत्याकांड के मास्टरमाइंड हैं। इसके लिए पुलिस ने हर हथकंडा आजमाया। सबसे ज़्यादा यातना सावरकर के सचिव गजानन दामले और उनके बॉडीगार्ड अप्पा कासर को भोगनी पड़ी। पुलिस ने इन दोनों को 30 जनवरी की रात को ही गिरफ्तार कर लिया था। दोनों को कई दिन तक बुरी तरह से मारा पीटा गया। आरोप है कि अप्पा कासर के तो हाथ के सारे नाखून तक उखाड़ दिए गए। नतीजा, दोनों ने पुलिस को यह इकबालिया बयान दे दिया कि 17 जनवरी को गोडसे और आप्टे सावरकर से मिलने आए थे। कासर और दामले ने यह भी बताया कि 24 जनवरी के आसपास भी दोनों सावरकर के घर पर आए थे।
और तो और इन दोनों ने यह भी बयान दे दिया कि 13 या 14 जनवरी को विष्णु कड़कड़े पंजाबी युवक मदनलाल पाहवा के साथ सावरकर से मिलने आया था और वह लगभग आधे घंटे तक सावरकर के साथ रहे थे। पुलिस के दबाव में कासर और दामले ने यह भी बताया कि बड़गे भी सावरकर से मिलने के लिए आता रहता था। इन दोनों की गवाही से पुलिस यह साबित करने में कामयाब हो गई कि गांधी हत्याकांड के सभी आरोपी यानी गोडसे, आप्टे, कड़कड़े, पाहवा और बड़गे गांधी की हत्या के कुछ दिन पहले सावरकर से मिले थे। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि एक बलिया बयान देने के बाद भी पुलिस ने दामले और कसर को कभी अदालत में पेश नहीं किया। दरअसल पुलिस जानती थी कि दोनों गवाह अदालत में उसकी पोल खोल देंगे। ये दोनों बता देंगे कि कैसे पुलिस ने मारपीट से उनके बयान लिए हैं। इससे सावरकर का पक्ष और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। 5 फरवरी 1948 को गोपाल गोडसे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बाकी आरोपियों का लिंक तो सावरकर के साथ जोड़ दिया था, लेकिन गोपाल गोडसे अभी तक बचा हुआ था। लिहाजा गोपाल पर पुलिस ने 3rd डिग्री का हर तरीका इस्तेमाल किया। पुलिस का यही कहना था कि वह सिर्फ एक बार यह बात मान ले कि 20 जनवरी के हमले के पहले वह सावरकर से मिलने गया था। गोपाल गोडसे ने बाद में अपनी पुस्तक में लिखा, उस समय तक मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं था जो दुखता ना हो। मैं इस तरह 1 महीना बीत गया। मुझे लगता है कि सावरकर जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, लेकिन पुलिस को ऊपर से आदेश थे कि वह उन्हें हर हाल में कैद में रखे और इसलिए पुलिस ये सब कर रही थी। मदनलाल पाहवा ने भी अदालत में यह आरोप भी लगाया था कि उससे मनचाहा बयान लेने के लिए बम्बई पुलिस ने उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया था। पाहवा ने बताया था, पुलिस अधिकारी KS उमर खान एक दिन कस्टडी में गौ मांस लेकर आया और ज़बरदस्ती मुझे खिलाने की कोशिश की, जिसके बाद मैंने बयान देने के लिए राज़ी हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि वीर सावरकर ने भले ही सामने से कुछ न किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस रहा होगा गोडसे पर, जिसकी वजह से गोडसे ने ऐसा किया था। लेकिन इस बात का खंडन भी मराठी कवि नारायण बापट ने अपनी पुस्तक स्मृति पुष्पे के पेज 61 पर कर दिया था, जहाँ वो वीर सावरकर से मिले थे। उन्होंने लिखा कि मैंने सावरकर को एक बार पूछा कि यदि कभी किसी ने गांधी को मार दिया तो? उन्होंने तत्काल जवाब दिया, नहीं, गांधी जी हमारे अपने हैं, उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर मैंने कहा, मान लीजिए कि उनकी नीतियाँ राष्ट्र के लिए खतरनाक हो गई तो? सावरकर ने कहा, अगर ऐसा होता है तो उन्हें किसी महल या कुछ समय तक कैद में रखा जाना चाहिए। तो यह बात तो नारायण बापट और वासुदेव गोगटे की वजह से साबित हो जाती है कि सावरकर जी अपनों की हत्या के विरुद्ध थे, लेकिन फिर भी उन्हें फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। इसका एक बहुत बड़ा खुलासा होता है द मैन हु किल्ड गांधी के पेज 284 पर, जहां बताया गया है कि ट्रायल के दौरान अक्सर भोपटकर हिंदू महासभा के दफ्तर में रुकते थे। भोपटकर ने बताया था कि एक सुबह उनके लिए फ़ोन आया। जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो रिसीवर पर आवाज़ आई कि मैं BR अम्बेडकर बोल रहा हूँ, क्या आज शाम आप मुझसे मथुरा रोड के छठे मिल पर मिल सकते हैं? उस शाम जब भोपटकर खुद कार चलाकर तय जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर अम्बेडकर पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भोपटकर को अपनी कार में बैठने को कहा, जिसे वह खुद चला रहे थे। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने कार को रोका और भोपटकर को बताया, तुम्हारे मुवक्किल सावरकर के खिलाफ कोई पुख्ता आरोप नहीं है, पुलिस ने बेकार के सबूत बनाए हैं। नेहरू कैबिनेट के कई सदस्य इस मुद्दे पर उनके खिलाफ हैं, लेकिन दबाव में कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सावरकर पर कोई केस नहीं बनता, तुम जीतोगे। हैरान भोपटकर ने पूछा, ये तो दबाव बना कौन रहा है? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन क्यों? यहीं पर समझ आ जाता है कि असली खेल क्या हो रहा था। यहीं पर यह भी सोचना बनता है कि अगर सावरकर जी का सच में गांधी हत्याकांड में हाथ था तो सरकार ने केस को आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं करी थी? कहीं ना कहीं वो भी अपनी मजबूरी समझते थे कि सावरकर के खिलाफ कोई केस इसीलिए नहीं बन रहा है क्योंकि उनका गांधी हत्याकांड में कोई नाम ही नहीं था, कोई हाथ ही नहीं था। सोचने वाली बात यह है कि सावरकर जी एक दूरदृष्टा थे। वो पाकिस्तान का एग्रेशन समझ गए थे, वो 1962 के चाइना का थ्रेट समझ गए थे। क्या उनको नहीं समझ में आया होगा कि अगर गांधी हत्याकांड जैसे भीषण पाप में उनका नाम आता है तो इसमें उनके साथ में क्या होगा? गांधी हत्याकांड में सावरकर जी के साथ में क्या अच्छा हुआ था? सावरकर जी का राजनीतिक जीवन खत्म हो गया, उनकी सोशल लाइफ भी खत्म हो गई, और सबसे ज़्यादा खराब बात, सावरकर जी के छोटे भाई नारायण सावरकर को पत्थरों से मार मार के गांधीवादियों ने मॉब लिंच कर डाला और उनको ब्लड पूल में छोड़ के चले गए। नारायण सावरकर उस समय जीवित थे, लेकिन 1.5 साल तक वो छटपटाते रहे, तड़पते रहे, और अंततः 19 अक्टूबर 1949 को ब्रेन हैमरेज से उनका देहांत हो गया और सावरकर जी ने अपने इकलौते भाई को भी खो दिया बाबूराव सावरकर के बाद। तो सोचने वाली ये बात है कि सब कहते हैं कि वीर सावरकर का गांधी हत्याकांड में नाम था, लेकिन कोई इस बारे में बात क्यों नहीं करता है कि गांधी हत्याकांड के बाद गांधीवादियों ने वीर सावरकर के छोटे भाई के साथ क्या किया? उनकी क्या गलती थी भला? लगभग पूरा गांधी हत्याकांड खत्म होने के बाद में 1974 में द मैन हु किल्ड गांधी के पेज 334 पर बड़गे ये बताता है कि उसने कभी भी सावरकर को यशस्वी होकर आना कहते सुना ही नहीं था, बल्कि जब वो गोडसे और आप्टे दिल्ली से बम्बई जा रहे थे तब सावरकर ने गोडसे और आप्टे को देखा तक नहीं था। यहीं पे असली सत्य जो है वो आ जाता है सामने। एक और भद्दा झूठ जो सावरकर जी के बारे में फैलाया जाता है वो ये है कि वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में आड़ को जस्टिफाई किया था। ये कुछ इस तरह होता है, अगर उन सुल्तानों का किया बदला उनकी महिलाओं पर निकाला जाता तो उनको ये डर होता कि उन लोगों ने अपनी महिलाओं के साथ मिलकर हिंदू महिलाओं के साथ जो किया है वो उनके साथ भी हो सकता है, तो इस डर से उन्होंने कभी दोबारा हमला ही नहीं किया होता। लेकिन सावरकर जी कहीं भी ऐसा नहीं लिखते हैं कि शिवाजी महाराज को आड़ करना चाहिए था या ऐसा कुछ भी। सावरकर जी समझाते हैं कि मुस्लिम महिलाएं तक हिंदू महिलाओं के साथ ऐसा करने में मदद किया करती थी। बेसिकली उनका ये ओपिनियन था हिस्ट्री को लेकर, ना कि
वर्तमान या भविष्य को लेकर। इसकी समरी यही थी कि अगर हिंदू भी टिट फॉर टैट करके और ज़बरदस्ती मुस्लिम महिलाओं से शादी कर उन्हें अपने फोल्ड में लाते तो शुरू के सेंचुरीज़ में जो अनगिनत हिंदू महिलाओं के साथ में हुआ वो सब बच पाती। इसका उदाहरण हिंदू राजपूत राजा बप्पा रावत में देखा जा सकता है, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं को कन्वर्ट कर उनसे विवाह कर लिया था। इसको भी टिट फॉर टैट माना जा सकता है। तो ये कहना कि वीर सावरकर ने आर को जस्टिफाई किया एक अच्छा खासा भद्दा मजाक है, एक बहुत घटिया झूठ है और एक शर्मनाक आक्षेप है, और इसको जानबूझ के मिस इंटरप्रेट किया गया है उनके हेटर्स के द्वारा, जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है सावरकर को। मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 अकाउंट्स का लिंक दिया है, एक आइडियलिस्ट ए के इंस्टाग्राम अकाउंट और एक इतिहास अभ्युठन इंस्टाग्राम अकाउंट। इन दोनों के पोस्ट्स का मैंने लिंक नीचे में दिया हुआ है, जहाँ पे वो डिटेल में बताते हैं कि आखिरकार सावरकर जी कहना क्या चाह रहे थे। मैं चाहूँगा कि आप उन दोनों पोस्ट्स को ज़रूर पढ़ें। इसी के साथ मैं अब अपने इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। पार्ट 2 और वॉल्यूम 2 फाइनली पूरी तरह से ख़त्म होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को और हो सके तो इस पूरी सीरीज़ को, जितना भी अभी तक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको जितना हो सके उतना शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ऑफ कोर्स करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे ऐसी और वीडियोज़ और सीरीज़ लाता रहूँ। स्वतंत्र वीर सावरकर अमर रहें। प्रणाम।